जाएंगे। नमस्कार, मैं हरिराम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट इंद्र कुमार जी। तो बात नमस्कार। करेंगे आज जो संसद में बहस हुई और बहस में अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी की जाति पूछी और उसके बाद अखिलेश यादव ने जो उन्हें जवाब दिया, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। अखिलेश यादव ने दुखती रग पर हाथ रख दिया कि यूपी हार गए तो वे एक दूसरे को सलाम भी नहीं कर रहे, सम्मान भी नहीं कर रहे। ये दर्द हम समझ सकते हैं। उन्होंने अनुराग ठाकुर से कहा कि भाई मंत्री नहीं रहे, तो दर्द हम समझ सकते हैं। तो इसके पीछे की वजह क्या है, जाति क्यों पूछी जा रही है, तो सर से जानते हैं। जी सर, बताएं। नई जो लोकसभा है उसमें जो राहुल गांधी का जो रौद्र रूप है और जिस तरह से वो चुटकियां लेते हैं, एक तरह से वो पूरी संसद पर छा गए। और उनके साथ अखिलेश यादव हैं, ममता बनर्जी के जो भतीजे हैं, जो महुआ मोइत्रा है, सब लोग जो है ऐसा तड़का लगाते हैं कि लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी है, एनडीए है, वो वास्तव में अल्पमत की सरकार है। घबराए से रहते हैं, परेशान से रहते हैं और उनके नेता तो सदनों में आना छोड़ भी चुके हैं। आप देखेंगे मोदी जी नहीं आते। मोदी जी को डर लगता है राहुल गांधी का, अखिलेश यादव का सामना करने से। अब ये जो बात आई कि उन्होंने कहा कि जो आदमी जातिगत जनगणना की बात कर रहा है उसकी खुद की जाति क्या है, तो मैंने जो है पहले इतिहास खंगाला और उसमें क्या पाया। उसने पाया कि एक प्रेम कुमार धूमल थे, 1944 में पैदा हुए। उनकी एक पत्नी है जिनका नाम है सीमा धूमल। उनके दो बच्चे हैं। पहले बच्चे का नाम है, बड़े बच्चे का नाम है अरुण कुमार धूमल और दूसरे बच्चे का नाम है अनुराग ठाकुर। अब ये बड़ा अजीब सा सवाल है कि धूमल के खानदान में ये ठाकुर कहाँ से पैदा हुआ। तो जो जाति की बात है, जिसको बड़ी छाती पे लगाकर वो घूमते हैं, तो ये ऐसी बात है कि अगर कोई पूछे कि भाई धूमल कौन है, धूमल की जाति क्या है, तो ये एक तरह से अपमान है। सभ्य समाज में किसी आदमी को किसी दूसरे आदमी से वो बातें नहीं पूछनी चाहिए जो अप्रासंगिक हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आज जो है अनुराग ठाकुर ने एक तरह से स्मृति ईरानी की जो कमी थी वो खत्म कर, पूरी कर लगा के स्मृति ईरानी जो है, उनकी आत्मा, उनके विचार, उनकी भाषा, उनकी शैली अनुराग ठाकुर के ऊपर घुस गई प्रेत आत्मा की तरह। और उन्होंने जिस तरह से बोलना शुरू किया कि इसकी जाति क्या है। सवाल यह है कि किसी आदमी की जाति जानने की आपको जरूरत क्या है? तर्क का जवाब तर्क से देंगे, किसी आदमी के भाषा विचारों का जवाब विचारों से देंगे। अब किसी आदमी से आप तू तड़ाक करने लगे, कहें भाई तू अपनी जाति बता, तू कौन है, तब मैं जवाब दूंगा, तो ये असभ्य बात ही है। और एक तरह से ये जाति का, एक आदमी का जो गरूर होता है, यानी हिंदुस्तान में दो ही जातियां हैं जिन्होंने लोगों का पूरा शोषण किया है, एक ब्राह्मण है और एक ठाकुर है। राजपूत और ब्राह्मण, इन दोनों को जातिगत अहंकार हमेशा रहता है। और आप याद करिए, मोदी जी ने भी बिहार के जब चुनाव होने थे पिछली विधानसभा के, तब नीतीश कुमार को कहा था कि नीतीश कुमार का डीएनए खराब है। तो डीएनए खराब होने का मतलब है वो कहना चाहते थे कि नीतीश कुमार जो है उनके अंदर कोई, उनकी पारिवारिक कोई गड़बड़ है, वंशानुगत उनके अंदर कोई खामी है। और उन्होंने उसको चुनौती दी थी और उसको नीतीश कुमार ने एक बड़ा मुद्दा बनाया था। और नतीजा क्या निकला कि आज मोदी जी उन्हीं नीतीश कुमार के चरणों को रोज छूते हैं, उनके चरणों में बैठे रहते हैं कि भाई मेरी सरकार बनी रहे। अब ये जो जातिगत जनगणना का सवाल है, ये इंडिया गठबंधन का एक बड़ा सवाल है। और इसकी शुरुआत जो किसने की, इंडिया गठबंधन जब बना तब उसमें पहली पहली मीटिंग में भी ये बात उठी और उसको लेकर नीतीश कुमार ने सबसे पहले कहा कि मैं बिहार में जातिगत जनगणना कराऊं। उन्होंने जातिगत जनगणना कराई और उससे भाजपा डर गई। भाजपा डर गई और डरी थी कि उसने कहा जी जातिगत जनगणना पर जो है रोक लगनी चाहिए। वो पहले वहाँ की जो हाई कोर्ट है उस पे गए और फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जातिगत जनगणना होती रहनी चाहिए और जब हुई तो उसके आंकड़े भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जारी। अब ये सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना से क्यों डरती? जो जनता पार्टी है वो देश को किस आधार पर बांटना चाहती है, वो जो है धर्म के आधार पर बांटना चाहती है। हर नेता जो होता है वो पहले हिसाब लगाता है कि किस चीज को मैं इस्तेमाल करूं जिससे बहुमत मेरे साथ आए।
आप ये कह सकते हैं भाई हिंदू मुसलमान का फसाद करेंगे तो हिंदुओं की मेजॉरिटी है। दूसरी तरफ लोग कहेंगे कि जातिगत जनगणना हो तो उसमें पता चल जाएगा कि ओबीसी, आदिवासी और दलित और उनमें अल्पसंख्यक, ये सारे मिलकर जो है बाकी लोगों को अल्पसंख्यक कर देते हैं। अब एक तरह से मोदी जी ने इसको दूर करने के लिए एक नया शब्द को छोड़ा कि अमीर और गरीब दो जाति हो। और अमीर और गरीब जाति क्यों थे? क्योंकि गरीबों का बहुमत है देश में। इसी तरह आप एक और कर सकते हैं। मैं कह सकता हूं कि अकलमंद और बेवकूफों में हम अकलमंदों के साथ हैं, तो हर आदमी कहेगा मैं अकलमंद हूँ, वो कहेगा मैं रविंद्र कुमार के साथ हूँ, तो मैं उनका नेता बन जाऊं। तो ये जो जाति की राजनीति है, ये वास्तव में मोदी जी को सूट नहीं करती। मोदी जी बार बार कहते हैं कि दलितों को, पिछड़ों को राहुल गांधी गाली देते हैं। उनका आप याद करिए कि जो राहुल गांधी ने एक बात कही थी कि सारे चोरों का सरनेम मोदी के होता है। और तब मोदी जी की पार्टी ने क्या कहा, इन्होंने जो है पिछड़ों को गाली दी है, मोदी को गाली दी थी, पिछड़ों को गाली दी। वो इशू बनाने की कोशिश की। जब लालू प्रसाद यादव ने कहा कि मोदी के परिवार का नहीं पता है, तो मोदी जी ने क्या कहा कि मैं भी मोदी का परिवार, एक अभियान ही चला दिया कि सब लोग कहेंगे मैं भी मोदी का परिवार, ताकि मेरे साथ ज्यादा लोग नजर आए। और मजे की बात है कि जो औरत को, जिसको ये कहना चाहिए मैं भी मोदी का परिवार, जसोदा बहन ने कहीं नहीं लिखा कि मैं भी मोदी का परिवार, क्योंकि मोदी ने तो उसे निकाल रखा है। मोदी के भाई ने नहीं कहा कि मैं मोदी का परिवार हूँ, क्योंकि मोदी ने उनसे भी रिश्ता तोड़ रखा है। मोदी की बहन ने भी नहीं कहा कि मैं मोदी का परिवार हूँ, उससे भी रिश्ता तोड़ रखा है। लेकिन मोदी जी जो है अपने घर को छोड़ के, परिवार को छोड़ के पूरी दुनिया से कहलवाना चाहते हैं मैं भी मोदी का परिवार। तो जो अनुराग ठाकुर थे, उन्होंने आज ये कहा कि राहुल गांधी की जाति का नहीं। भाई राहुल गांधी का हम नाम लेंगे तो कई बार होता है कि महात्मा गांधी की जाति कौन बताता है? अमित शाह ने कहा महात्मा गांधी एक चतुर बनिए थे। किसी आदमी ने नहीं पूछा कभी कि भाई वो जो है उनकी जाति क्या थी। मैं भी नहीं जानता, आप भी नहीं जानते। उन्हें सब लोग महात्मा गांधी कहते हैं। अब कभी आपने सोचा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जाति क्या थी? आपको बड़ा आश्चर्य होगा, कायस्थ थे। विवेकानंद की जाति क्या थी? विवेकानंद भी कायस्थ थे। भगत सिंह की जाति क्या थी? सुखदेव की क्या थी? लाला लाजपत राय की क्या जाति थी? लोकमान्य तिलक की क्या जाति थी? आप देखिए ना। लेकिन क्या है कि भारतीय जनता पार्टी जब फायदा होता है तो कहते हैं हम जाति की राजनीति करेंगे। तब मोदी जी कहेंगे मैं पिछड़ा हूँ, मैं दलित हूँ, मैं अति पिछड़ा हूँ, मैं कांची मोदी हूँ। और जब उन्हें लगेगा कि हम हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, सारे पूरे लोगों को ये कहेंगे कि अपनी नेम प्लेट लगाओ कांवड़ यात्रा के दौरान, ताकि पता चले ये हिंदू धर्म का है, ये आदमी जो है मुस्लिम धर्म का है। अब जो जातिगत जनगणना होगी तो पता चल जाएगा कि जाति के आधार पर अगर होटल बनेंगे तो क्या लिखा जाएगा? ये लिखा जाएगा कि ये ओबीसी ढाबा है, ये जो है अहीर चाय वाला है, ये मुसार कचौरी वाला है, ये वाल्मीकि वस्त्र भंडार है, ये मुर्मू पकौड़े बेच रही है। तो उससे इनको लगता है कि जो इनका सपना है हिंदू को मुसलमान से लड़ाने का और मुसलमान को लड़ाकर हिंदू के वोट लेने का, वो खंडित होता है। अब राहुल गांधी ने कहा कि हम, जब हमारी सरकार आएगी तो हम संसद में जातिगत जनगणना का प्रस्ताव पारित कराएंगे। हिंदुस्तान में 1931 तक जातिगत जनगणना हुई है। अहीर कितने थे, यादव कितने थे, आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कितनी जनगणना। उसके बाद पिछड़ा जो जनसंख्या आयोग है वो बना, और काका साहब कालेलकर एक समिति बनी। फिर उसके बाद मंडल कमीशन बैठा, और मंडल कमीशन की रिपोर्ट को वीपी सिंह ने 1989 में लागू किया। और लागू होते ही भारतीय जनता पार्टी को लगा ये तो ऐसा कार्ड चल दिया है वीपी सिंह ने कि इसकी काट हमारे पास। और धड़ाधड़ जो है भारतीय जनता पार्टी ने मंदिर का मुद्दा उठाकर धर्म के विभाजन की राजनीति शुरू की। तो खुद भारतीय जनता पार्टी का राम मंदिर का मुद्दा जातिगत जनगणना के मुद्दे को दबाने का प्रयास था, और उसको ये समझे नहीं। अखिलेश यादव ने जिस तरह से फैजाबाद में
किसको खड़ा किया? अवधेश पासी को, एक जनरल सीट पर, सामान्य सीट पर उन्होंने किसको खड़ा किया? एक शेड्यूल कास्ट को, और वो दलित जीता। और जीतते ही भारतीय जनता पार्टी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। इन्हें लगा ये तो एक ऐसी काट आ गई जो हमारे पूरे सपने को, हिंदुओं को मुसलमान से लड़ाओ, मुसलमान के अंदर ऐसी ऐसी बातें कहो कि नफरती लोग हैं, ये जाहिल लोग हैं, ये तुम्हारा कत्लेआम कर देंगे, ये सत्ता में आएंगे तो सबका हिंदू धर्म से धर्मांतरण कर देंगे। और धर्मांतरण से कितने डरते हैं लोग। आज ही उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नया कानून बनाया, अगर कोई आदमी धर्मांतरण करेगा, करवाएगा, तो उसको उम्र कैद की सजा मिलेगी। उम्र कैद, यानी कि हत्या के बराबर है ये। क्यों? क्योंकि इनको लगता है कि जो लोग धर्मांतरण कराएंगे वो जो है हमारी जो वोट बैंक है उसे खत्म कर, और इसीलिए डर है झूठे मुकदमे बनाने में ये लोग सिद्धस्त हैं। कानून का जितना दुरुपयोग मोदी सरकार ने किया है उतना किसी सरकार ने नहीं। अभी आप देखिए कि जो नई बीएनएस आई, भारतीय न्याय संहिता, उसमें एक धारा है 105(1), और उसमें क्या है कि कोई आदमी असावधानी से अगर गाड़ी चलाता है तो उसको अरेस्ट किया जाएगा। और दो में है कि अगर उस पे वो आरोप सिद्ध हो गया और वो अपने आरोप के बाद, अपने दुर्घटना के बाद पुलिस के पास नहीं जाएगा तो उसको 10 लाख जुर्माना होगा और उसको 5 साल की सजा मिलेगी। कानून बहुत बढ़िया है, लोग भी कह रहे हैं हाँ जी बहुत बढ़िया है। भारतीय जनता पार्टी तो बहुत ही कह रही है, रोज जो है ये अपना जो मंसूबा है वो दिखाते हैं। अब उसका शिकार कौन? बीएनएस लागू हुई 1 जुलाई को, 2 जुलाई को हाथरस में कांड हो गया। एक बाबा है जो अपने को कहते हैं मैं भगवान विष्णु का स्वरूप हूँ, भोले बाबा, जिनका नाम है सूरज पाल। उनके सत्संग में भगदड़ मचने से 121 लोग दबकर कुचलकर मर गए। बीएनएस पे मैंने आपको कहा था कि पहला जो एफआईआर है वो सबसे चर्चित एफआईआर यही होगी, लेकिन वो नहीं, पुलिस ने उनको दोषी नहीं माना। उसकी जगह बीएनएस के दुरुपयोग का जो मैंने आपको बताया 105 धारा में पहला मुकदमा किस पे दर्ज किया? उस आदमी पे दर्ज किया जो फोर्स गाड़ी लेकर दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में उस सड़क पर जा रहा था जहां पर राव आईएएस कोचिंग सेंटर की जो बाढ़ आई वहां से वो जा रहा था। और उस पर आरोप क्या है? ये तेज गति से गाड़ी चलाते हुए फंसे हुए पानी में जा रहा था, उसकी वजह से वहां बाढ़ आ गई और पानी जो है कहाँ घुस गया? बेसमेंट में, और उसकी वजह से 2 बच्चे मर गए। तो चुटकुला पढ़ते थे हम। चुटकुला ये था कि एक आदमी ने शिकायत दर्ज कराई कि मैं बीड़ी पी रहा था और एक मैडम थी वो गाड़ी चलाना सीख रही थी, उन्होंने मेरे को टक्कर मारी, मेरा हाथ टूट गया। तो जज जो था वो आरएसएस का आदमी था। उसने कहा ताऊ तेरे को क्या जरूरत थी, जब ये औरत जो है यानी गाड़ी चला रही थी तो तू सड़क पर बैठकर, बीच सड़क पे बैठ कर सिगरेट क्यों पी रहा? तो ताऊ ने कहा मैं सड़क पे कहाँ बैठा था, मैं तो 2 किलोमीटर दूर खेत में अपनी झोपड़ी में बैठा हुआ था। ये मैडम जो है खुद जो है सड़क छोड़कर 2 किलोमीटर खेत में चलती हुई मेरे झोपड़ी पे आई और इन्होंने मुझे टक्कर मार दी। तो वो न्यायाधीश क्या कहेगा? भाई बीएनएस के मुताबिक तो ताऊ तू दोषी है, तू खेत में बैठा हुआ बीड़ी क्यों पी रहा? तो ये ऐसा मजाक इस समय कानून का हो रहा है। और सबसे बड़ा मुझे दुख इस बात का होता है, मेरे साथ के जो वकील हैं उनको भी होता है कि चलो पुलिस ने तो एफआईआर दर्ज कर ली, जज साहब का क्या हो गया? उनका दिमाग नहीं था, उन्होंने 14 दिन की जेसी दे दी। अरे भाई बीएनएस में लिखा ये है, अब कोई आदमी मूतने लगे सड़क पर और उसकी वजह से बाढ़ आ जाए तो दिल्ली पुलिस कहेगी इसके मूतने से बाढ़ आई है इसलिए इसको बंद कर।
ये नहीं कहेंगे पुलिस वाले जेई बदमाश था, चोर था, ठेकेदार ने नाले साफ नहीं किए, पैसे खा गया। नहीं, ये ऐसे ही है जैसे कि किसी आदमी की सजा किसी दूसरे को। ये भारतीय जनता पार्टी का राज करने का तरीका है, सलीका है। और मैंने आपको पहले भी कहा है, अदालतें इस समय पुलिस की गुलाम हैं। गलतफहमी निकाल देनी चाहिए। जज साहब न्याय कर सकते हैं, न्याय हम जरूर है। भारतीय न्याय संहिता, मैं कहूंगा अन्याय संहिता है। इसे जजों की आंखों पर पट्टी बांध दी है, मुंह पर नकाब पहना दिया है, कलम उनकी छीन के जो है अपनी जेब में रख ली है। और पूरा न्याय जो है ऐसा हो गया है जैसे मोदी जी मन की बात कहते हैं, इधर से मन की बात आ रही है धड़ाधड़, और उधर आप रेडियो के सामने कुछ भी बोलो मोदी जी को सुनाई नहीं देगा। जज साहब भी शीशे के कटघरे में बैठे हो। जब कोरोना शुरू हुआ तो एक नई प्रथा शुरू हुई, हर जज के कोर्ट रूम में शीशे लगा दिए। और शीशे लगा दिए भाई कीटाणु इधर से उधर ना आ जाए। अब वो कीटाणु तो खत्म हो गए, लेकिन शीशे लगे। और उसमें राज की बात क्या है? राज की बात यह है कि हर शीशे के लगाने पर 80,000 रुपए का घोटाला होता है। 80,000 रुपए का घोटाला, वो हमारी आपकी जेब से जाता है, लेकिन उसे कोई ठीक नहीं करेगा। मैंने कल भी आपको बताया था, एक बार दिल्ली हाई कोर्ट में एक टेंडर निकला चिमगादड़ों को पकड़ने का। और चिमगादड़ों को पकड़ने का जो टेंडर निकला, उसमें हमारी निगाह गई तो उसमें था कि 17 रुपए का एक चमगादड़ पकड़ा जाएगा। 82,000 रुपए का टेंडर था। तो हमारे साथ हमारे जो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं पीएन लेकी, हमारे बुजुर्ग वकील, मैंने उनको दिखाया टेंडर। हमारे एक दोस्त हैं जवाहर जैन जो पीडब्ल्यूडी के सीपीडब्ल्यूडी के वो थे ठेकेदार, उन्होंने बुलाकर हमें दिया। हमने उन्हें दिखाया, उन्होंने जज साहब को दिखाया और वो चीफ जस्टिस को बताया कि यहाँ पर जो एसी प्लांट है उसमें 17 रुपए की दर से 82,000 के चमगादड़ पकड़े जाते। अब चमगादड़ पकड़े जाते हैं तो चमगादड़ तो होते नहीं थे। ये अफसरों का एक तरीका था देश की जनता को लूटने का। तुरंत वो बंद हो गया, उसके बाद वो चमगादड़ भी खत्म हो गए। अब चमगादड़ से ही मुझे एक नई खबर जो आज मिली वो बड़ी, यानी क्या कहें कि दोस्त अपने मुल्क की किस्मत पे रंजीदा ना हो, उनके हाथों में है पिंजरा, उनके पिंजरे में सुआ। खबर ये आई कि मेरी बेटी जो है, उसके एक दफ्तर के जो बड़े कुलीग हैं, वो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। और ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने अपने घर पर, जो उनका घर था, उनके घर के बाहर एक पाम ट्री था। उस पाम ट्री में बैट बैटमैन देखा है आपने? चमगादड़ जैसा आदमी, एक बैट का बच्चा आके लटक गया। जब लटक गया तो मुझे बड़ी अजीब बात पता चली कि वहां पर एक बैट रेस्क्यू हेल्पलाइन, बैट रेस्क्यू हेल्पलाइन। तो वहां पर उन्होंने जो है उसकी बीवी ने वहाँ फोन किया, वहां से वो आए और उन्होंने उस बैट को रेस्क्यू किया। और रेस्क्यू कैसे किया? कंबल में उसे लपेटा, और जब उसे रेस्क्यू कर रहे थे तो जिस तार का इस्तेमाल हो रहा था उससे उसकी नाक जो है छिल गई बैट की। उस पे उन्होंने उसकी मल्लम लगाई और उसको बैट हॉस्पिटल ले गए। अब यहाँ के आदमी को ये बात सुनाओ तो यहाँ जो बच्चे 3 जिनको रेस्क्यू करने के लिए एम्बुलेंस आई, उनकी लाश को हम ऐसे फेंकते हैं। आपने भी देखा होगा सिकंदरा राव में सूरजपाल के जो 121 विक्टिम थे, उनको कैसे लाना, बोरी की तरह एक एक टेम्पो में लाना। लाशें सड़क पर पड़ी रही, और जो लोग घायल थे उनको अस्पताल ले गए तो वहां उनको चद्दर नहीं मिली, पानी नहीं मिला पीने का। यानी एक देश वहां बैठ के इलाज की व्यवस्था है, उसकी नाक पे, चमगादड़ की नाक पे चोट आ गई तो उसको उन्होंने इलाज कर रहे हैं। उसकी फोटो है, मजे की बात, सर्कुलेट हो रही है। और एक हमारा देश है मोदी जी के राज में, जिसे मोदी जी कहते हैं हम दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। आज उन्होंने विज्ञान भवन में जाकर भाषण दिया। मोदी जी की हिम्मत नहीं होती
कि वो राहुल गांधी के सामने संसद में जाकर सभापति और अध्यक्ष ओम बिरला और जगदीप धनखड़ के होते हुए भी भाषण दे सकते। उन्हें पता है तुरंत गर्दन पकड़ी ली जाएगी, बताया जाएगा मोदी जी आप झूठ बोल रहे हैं। तो मोदी जी झूठ बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है, असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। लेकिन इनकी हालत कैसी हो गई है, जैसे दलदल में जो हाथी होता है ना, जब फंस जाता है, वो जितना बाहर निकलने को छटपटाता है उतना ही धंसता जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी के पूरे हर दाव पर चित हो जाती है। इनको चाहिए कि जिन रेसलरों को ब्रिजभूषण शरण सिंह ने सताया था, जिनका यौन शोषण किया था, उन सबको बुलाएं और उनसे कहें भाई दांवपेच सिखा दो, क्योंकि राहुल गांधी तो उनसे दांवपेच सीख गए हैं पहलवानी कैसे करनी है। और पहलवानी के लिए एक किस्सा आपको याद सुना दूं तो आपको पता चल जाएगा पहलवानी अकल से होती है। एक बहुत बड़ा पहलवान था पंजाब में, हर जगह अपना लंगोट घुमाता था कि भाई जिसके अंदर हिम्मत आके लड़ ले। जितने बड़े बड़े पहलवान थे वो सारे आए और हार जाते थे। अब एक बार वो दोबारा गया, उसने कहा जी ऐसा है 5,000 रुपये मिलेंगे, 1942 की बात है। जो इस पहलवान को चित करेगा उसे 5,000 मिलेंगे, नहीं तो ये पहलवान जिसे चित करेगा उसे 5,000 मिलेंगे। तो गांव के लोग थे, उन्होंने कहा हमारे यहाँ सबसे अकलमंद बनिया है, वो लाला के पास गए। बोला लाला तू इस पहलवान को हरा। तो लाला ने कहा भाई मैं तो सिगड़ा पहलवान हूं, मैं इसे कैसे हराऊंगा। उन्होंने नहीं तेरे पास अकल है। लाला ने कहा ठीक है अगर अकल की बात है तो। कुश्ती में लाला गए, दुबले पतले लाला, लंगोट लगा रखा, सीख खींची पहलवान, और दूसरी तरफ वो बलशाली पहलवान गोरिल्ले की तरह। अब जब दोनों में कुश्ती के लिए हाथ मिलाने की बात आई तो लाला ने उसके कान में कहा कि देख तू ये कुश्ती जीत जाएगा तो तेरे को मिलेंगे 5,000 रुपए, और अगर तू मुझसे हार जाएगा तो मैं तुझे कल 2 लाख रुपए दूंगा। तो पहलवान को अकल आ गई, बोला ये 5,000 कहाँ और कहाँ 2 लाख। उसने कहा ठीक है। खैर कुश्ती शुरू हुई, 2-4 दांव लगे और पहलवान को गिराकर लाला जी उसकी छाती पे बैठ गए और लाला जी को 5,000 रुपये मिल गए। बड़ी जय जयकार हुई। अगले दिन पहलवान लाला के घर गया, उसे लाला जी वो 2 लाख रुपए दो। लाला जी बोले कल क्या हुआ। उसने कुश्ती हुई। तो लाला जी बोले तू मुझे कैसे हराता। बोला मैं दाव चल के हराता। तो लाला बोला ये भी तो मेरा दाव था, मैंने अपने दाव से तेरे को हरा दिया, अब पैसे की लेन देन की बात कहां से आ गई। तो आप समझिए ये भारतीय जनता पार्टी के जो पहलवान हैं, ये राहुल गांधी जैसे पहलवान से हर बार चित्त हो जाते हैं, और चित्त होने के बाद ये अभी तक नहीं समझ पा रहे कि इस बार इनका मुकाबला जो है शेर को सवा शेर मिल गया है। इनकी जो है घिघी बन जाती है। और आप एक चीज समझ लीजिए, 12 अगस्त तक संसद का ये सत्र है। मोदी जी कहेंगे 8 तारीख को ही संसद बंद कर दो, भाई मैं नहीं जाता। और जैसे बच्चे के बारे में आता है ना, एक बच्चे को उसका बाप स्कूल छोड़ने जा रहा था, तो उसने देखा एक कसाई जो है एक बकरे को लेके जा रहा है। तो बच्चे ने अपने बाप से पूछा ये इसे कहाँ ले जा रहा है। वो बोला कसाई है, ये इसको ले जा रहा है, इसको काटेगा, इसको ज़िबह करेगा और इसको खाएगा या बांटेगा। बच्चा बोला अच्छा, मैं तो समझा ये इसे स्कूल ले जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को स्कूल जाने से, ज्ञान की बात करने से, अकल की बात करने से बहुत डर लगता है। और ये जो दाव है जातिगत जनगणना का, इससे इनका खून जो है पानी हो गया है। पूरी तरह से नामुरादी इनके अंदर आ गई है, ये नामर्द बन गए हैं। और इसीलिए ये राहुल गांधी पे जितना हमला करते हैं उतना वो बात जो है जनता के बीच में बड़ा मुद्दा बन जाती है। और हर दलित, हर छोटी जाति का आदमी, हर अहीर, हईर, जाट, हर गुजर, हर जो आदिवासी है वो सब जानता है कि भारतीय जनता पार्टी तो 2 आदमियों के काम के लिए बनी हुई है, अडानी और अंबानी के लिए, बाकी सबकी ये दुश्मन। बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम अपडेट्स के लिए। रोजाना आपसे बातचीत करते हैं तो बहुत सारी नॉलेज मिलती है, जनता ये बार बार लिखती है और दुनिया भर से लोग आपको देखते हैं। तो आज फिर कमेंट कीजिएगा कौन कहाँ से देख रहा है, और कमेंट करना कंपलसरी है।
करके जरूर जाइएगा, लाइक करके जाइएगा, एक शेयर, एक लाइक, एक कमेंट, ये आपकी ड्यूटी है। तो कल फिर मुलाकात होगी सर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। शुक्रिया सर। नमस्कार।